नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम हल करेंगे एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई थी 31 मार्च 2016 उसकी शिफ्ट फर्स्ट को हल करेंगे। तो चलो दोस्तों हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है एल और एम दो व्यक्ति हैं, वो एक काम को 30 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वो इस काम को पूरा करेंगे। तो देखो दोस्तों, एल यहाँ पर कोई व्यक्ति है और एम भी कोई व्यक्ति है जैसे, ठीक है। तो हमने देखा कि एल जो काम कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन में और एम जो कर रहा है वो 90 दिन में कर रहा है। अब पूछा गया है एल प्लस एम यानी कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न पूछा है। हमें पता है एल पूरा काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में जो करेगा वो 1/30 भाग करेगा, ठीक है। एम जो पूरा काम कर रहा है 90 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में जो काम करेगा वो 1/90 भाग करेगा। अब दोनों मिलकर पूछा गया है इसलिए हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके हम दो तरीके बताएंगे, आगे दूसरा तरीका बताएंगे। देखो, अब जब लघुत्तम 90 आ जाएगा तो यहाँ पर ये 3 और ये 1 यानी कि 4/90। देखो दोस्तों, ये जो 4/90 आया है ये एल और एम दोनों का एक दिन का काम आया है, यानी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में 4/90 इकाई काम करेंगे। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे। जब पूरा काम पूछा है तो इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 90/4 कर देंगे। तो जब 90 में हमने 4 का भाग दिया तो 22.5 यानी कि 22.5 दिन आएगा अपने पास, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22.5 यानी कि 22.5। दूसरा तरीका है, ये जो दूसरा तरीका है ये सभी सवालों में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन उन सवालों में जो एक दिन छोड़कर यानी कि 2 दिन छोड़कर ऐसे दिया हुआ है कि एल ने 2 दिन काम करा, फिर एम ने एक दिन नहीं करा, फिर तीसरे दिन करा, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन, इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे उसमें यही तरीका काम आएगा, ये नीचे वाला नहीं आएगा उसमें काम, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हमें पता है एल 30 दिन में कर रहा है, एम 90 दिन में कर रहा है। अब ये देखो, दोनों का लघुत्तम हमने ले लिया, दोनों को जब लघुत्तम लिया तो 90 इकाई आ गया। इसका मतलब ये है कि एल और एम जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 90 इकाई काम करना पड़ेगा। अब देखो, 30 का यहाँ पर हमने भाग दिया तो 3 बार गया, और 90 का यहाँ पर भाग दिया तो 1 बार गया। अब देखो, ये जो एल है यानी कि ये 3 इकाई कर रहा है काम एक दिन में, और ये एम है वो एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा है। दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 3 + 1 यानी कि 4 इकाई। अब इन्हें कुल इकाई काम करना है 90 इकाई, इसलिए 90/4 कितने दिन में पूरी हो जाएंगी, 22.5 दिन में। यानी कि एक दिन में 4 इकाई काम कर रहे हैं तो 90 इकाई काम करने के लिए 90/4 दिन लग जाएंगे। तो हमारा उत्तर 22.5 आ जाएगा। ये यहाँ इसलिए कब बताया हमने तरीका कि जैसे यहाँ पर ये दिया होता कि एल ने शुरुआत में 2 दिन काम करा, फिर एम ने अगले एक दिन करा, और फिर उसके बाद एल ने करा, फिर उसके बाद एम ने करा। इस टाइप के यदि ये प्रश्न होते तो उनमें यही तरीका काम आता है, इसलिए इस तरीके को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेच दी, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखो दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं, यानी कि जैसे मैंने कोई वस्तु 10,000 रुपए में खरीदी तो क्रय मूल्य क्या है उसका, 10,000 रुपए। कितने प्रतिशत है, 100%। यदि मैं उसे लाभ पर बेचता हूँ तो 100% में यानी कि जितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा हूँ उसे जोड़ दूंगा, और यदि हानि पर बेच रहा हूँ तो 100% में जितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा हूँ उसे घटा दूंगा, ठीक है। तो 100% जो होता है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, क्रय मूल्य जो होता है वो वस्तु का 100% होता है। अब ये व्यक्ति है, इसने 25% लाभ पर बेची, यानी कि जो विक्रय मूल्य है इसका वो है 100 + 25 यानी कि 125%। क्योंकि ये वस्तु को लाभ पर बेच रहा है इसलिए हमने 25% जोड़ दिया। अब प्रश्न में दिया है कि वो 25% लाभ पर बेच रहा है, और यहाँ पर रुपए भी दे रखे हैं कि वो 1250 रुपए में बेच रहा है।
यानी कि 125% है वो बराबर है 1250 के। तो 1% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1250 में 125 का भाग दे देंगे। अब हमें प्रश्न में पूछा है क्रैमल, क्रैमल का मतलब होता है 100%। तो 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब हमें पता है 1% का मान हमें पता लग गया 1250 बटे 125, तो 100% या 1000 कितने भी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो प्रतिशत ज्ञात करनी है उसे गुणा कर देंगे। जैसे हमें 1% तो पता है 1250 बटे 125, अब हमें ज्ञात करनी है 100%, इसलिए गुणा में 100 कर देंगे। तो देखो ये 1250 से 125 से 10 बार कट गया और 100 गुणा में 10 करेंगे तो 1000 आंसर आ गया। यानी कि वस्तु जो खरीदी गई थी वो 1000 रुपए में खरीदी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटे में ये कोई दूरी तय करती है। कार बी उसी समय में, यानी कि 6 घंटे में, उसी समय दे रखा है यहाँ पर, उसी समय यानी कि ए वाला जो समय है वही, उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर दूरी कम तय करती है, तो कार बी की गति कितनी है। देखो दोस्तों यहाँ पर ये कार ए है, इसकी चाल दे रखी है, कार ए की चाल दे रखी है अपने पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय ले रही है वो ले रही है 6 घंटे। ठीक है, अब देखो ये सूत्र आप लिख सकते हो, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, याद रख लेना इसे। अब चाल हमें पता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दो समय हमें पता है 6 घंटे, तो दूरी अपने पास आ गई 480 किलोमीटर। ये जो दूरी आई है वो ए की आई है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि बी है वो उतने ही समय में यानी कि 6 घंटे में इस ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है, तो जो बी की दूरी है वो आ जाएगी 480 माइनस 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर कम, प्रश्न में दिया है कि 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। अब ये दूरी आ गई 420 किलोमीटर, यानी कि बी ने जो दूरी तय करी है वो 420 किलोमीटर है। और बी का जो समय है वो वही है, प्रश्न में दे रखा है कि जितने ए ले रही है, तो बी का समय क्या है 6 घंटे। अब बी की चाल पूछिए, अब हमें पता है चाल गुणा में समय, यहाँ पर चाल लिख देते हैं, चाल गुणा में समय बराबर दूरी यानी कि 420 किलोमीटर। अब हमें चाल ज्ञात करने के लिए 420 में 6 का भाग दे देंगे, तो चाल बराबर 420 बटे में 6 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की जो चाल आएगी, ये बी की जो चाल आएगी वो आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपए में बेच दिए। यदि लाभ बराबर 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ये चीज कंफ्यूज में करेगी आपको कि 3 बक्सा हैं और जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, यानी कि 3 बक्सान के अंदर भी 25 पैकेट हैं, उन सभी को 8,625 रुपए में बेच दिया गया है और यदि लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे जब हमें ये 3 बक्से हो चाहे 10 बक्से हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास प्रश्न में दिया है कि 8,625 रुपये में बेचा है, जब आपको 15% लाभ हो है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 100% ज्ञात करने के लिए, तो अभी हमने पिछले प्रश्न में करा था। तो देखो ये जो 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 है वो क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि 115%। भाई 15% लाभ पर बेच रहे हैं ना, यहाँ पर दिया है, और 115 बराबर हमें दिया हुआ है 8,625। तो 1% ज्ञात करने के लिए 8,625 बटे 115, और क्रय मूल्य यानी कि 100% ज्ञात करने के लिए 8,625 बटे में 115 गुणा में 100, ये अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो 8,625 में जब हमने, ये है 8,625, इसमें जब हमने 115 का भाग दिया तो देखो ये कितनी बार गया, 7 बार देकर देख लेंगे। 7 5 35, 7 एकम 7, 7 और 3 10, 7 एकम 7
7 3 7 और 1 8, तो ये गया 805, यानी कि 7 बार। 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर इधर ऐसे ले ली थी, ये 5 हो गया। फिर उधर उतार लिया 5 का, और एक 575 में जब 115 का भाग दिया तो 575 यानी कि 5 बार गया। हमारे पास जो प्रश्न था वो था 8625 बटे में 115 गुणा में 100। अब हमने देखो 8625 में जब 115 का भाग दिया तो अपने पास 75 आ गया। अब देखो 75 गुणा में 100, यानी कि जो मान आ जाएगा क्रमूल वो आ जाएगा 7500। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो दोस्तों, समय काम वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या करा करो आप, MDH यानी कि एक साइड जो दिया हुआ है मान उसे रख दिया करो, और एक साइड M का मतलब मैन वुमेन जो भी है आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, और नीचे जो है वो है परिणाम R, यानी कि कितना काम, 1 गुना 2 गुना 3 गुना जो भी है, और दूसरे साइड जो ज्ञात करना है वो लिख दिया करो। अब हमारे पास दे रखा है M 15 आदमी, दिन अपने पास कुछ नहीं दे रखा, ये दिए दे रखा 30 दिन। 30 दिन यानी कि घंटा कुछ नहीं दे रखा, तो घंटे को हम नहीं लिखेंगे, और R यानी कि जो काम कितना है, एक काम। अब अपने पास ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 9 आदमी कितने दिनों में, यानी कि आदमी तो अपने पास 9 दे रखे हैं, और दिन पूछा है, नीचे काम कितना, उतना ही काम या उससे 2 गुना काम, तो उतना ही काम यानी कि एक ही काम। अब देखो यहाँ पर ये देखो 9 15 गुणा में 30 है, तो 15 गुणा में 30 करेंगे तो 450 आ जाएगा। 450 बराबर 9D, D का मतलब दिन, तो 1D बराबर 450 बटे 9, तो D बराबर आ जाएगा अपने पास 50। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 50। इसको इसी फॉर्मूले से इस ऐसे ही रख के करा करो ताकि गलती होने की संभावना नहीं रहे। कई बार ये क्या करता है, R का मतलब परिणाम यानी कि 2 गुना काम 3 गुना काम इस टाइप से पूछ लेता है, तो हम उत्तर गलत चुन लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया करो उतना ही काम है, जैसे 1 गुना ही है या 2 गुना ही है जो भी है। अगला देखते हैं। एक वस्तु 20% की हानि पर 2400 रुपये में बेची जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो दोस्तों, हमने क्या कहा था अभी पिछले प्रश्नों में, ये लाभ आने वाले क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है जिसमें अपने प्रतिशत काम आ रही है। देखो दोस्तों, क्या होता है, लाभ हानि वाली वैसे प्रश्नावली मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसकी आप देख सकते हो, मैथ्स प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा मैथ्स टॉपिक, तो वहाँ पर लाभ हानि की आपको मिल जाएगी। अब देखो 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, यहाँ पर 20% हानि से, यानी कि 100 माइनस 20 बराबर 80%। ये जो 80% है ये क्या है, 80% बराबर है 2400 रुपये। जब हमें पता है 80% बराबर 2400, तो 1% बराबर 2400 बटे में 80, ठीक है, 1% बराबर। अब हमें ज्ञात करना है 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब होता है भाई, जो क्रय मूल्य होता है उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 100% में जोड़ेंगे 20, तो हमारे पास आएगा 120, यानी कि 1% का मान हमें पता है 2400 बटे 80, तो 120% ज्ञात करने के लिए 2400 बटे 80 गुणा में 120 कर देंगे। तो ये देखो इससे कट जाएगा 30 बार, और 30 गुणा में 120 करेंगे तो 12×36 और डबल जीरो, यानी कि जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 3600। जब हमें पता है 1% का जब हमें मान पता है तो हम कितने प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज्ञात करनी है, जैसे 70 ज्ञात करनी है तो 1% के मान को 70 से गुणा कर देंगे। 150% ज्ञात करना है तो 1% के मान को 150 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। यदि a बराबर 2 b बराबर 3 c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे 3 संख्याएं दी हुई हैं, यदि ये सीधा यूं दे देता a बराबर 2b, तो हम क्या कर देते, b वाले मान को एक साइड रख देते, यानी कि a b वाले को, तो हम कर देते a बटे b बराबर 2।
जब किसी भी संख्या के कोई बटे नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो अब हम लिख देते a बराबर 2 और b बराबर 1, इस टाइप से लिख देते। यदि 2 ही संख्या होती तो यहाँ लेकिन 3 संख्या है। जब 2 से अधिक संख्या हो तो आप क्या करा करो, जैसे a बराबर 2b बराबर 3c, तो इन सभी के बराबर हमने मान लिया कोई संख्या कांस्टेंट k ऐसी संख्या है जो इन तीनों के बराबर है। अब देखेंगे हमने लिखा है कि a बराबर भी k है क्योंकि सभी के बराबर है k, तो और 2b बराबर भी k है और 3c बराबर भी k है। अब देखो a बराबर k तो सीधा ही दिखा है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे है 2b बराबर k, तो सिंगल b बराबर यानी कि b बराबर आ जाएगा k बटे 2। उसी टाइप से 3c के बराबर है k, तो यहाँ केवल c के बराबर में आ जाएगा k बटे 3। a का बराबर तो k है ही पहले से ही, सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब इनका अनुपात पूछा है, हमारे पास ये तीनों संख्याओं का मान पता लग गया, लेकिन इनका अनुपात पूछा है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम a का मान लिख देंगे, फिर अनुपात में b का मान k बटे 2 लिख देंगे और फिर c का मान लिख देंगे k बटे 3। जब कोई संख्या के कोई बटे नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो लघुत्तम 6 ले लिया, तो 1 का भाग 6 में 6 बार गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 के, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का 6 में 3 बार गया और 3 गुणा हम k करेंगे तो 3 के आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ 3 का 6 में 2 बार गया, 2 गुणा k करेंगे तो 2 के आ जाएगा। जब कोई संख्या अनुपातों में निकालनी हो तो लघुत्तम का बाद में कोई मतलब नहीं होता, हम सीधा लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर आ जाएगा 6 के अनुपात 3 के अनुपात 2 के। अब अनुपातों में है तो k सभी में कॉमन है इसलिए ये कट जाएगा, तो a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा c 6 अनुपात 3 अनुपात 2। देखो दोस्तों क्या है, जब भी जैसे अनुपात वाले ऐसे प्रश्न हो तो यहाँ पर ये देखो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 और यहाँ पर दे रखा 6 अनुपात 2 अनुपात 3। तो आप क्या करना कि यहाँ पर ध्यान रखना कि एक वाला कौन सा अनुपात है, बी वाला कौन सा है, सी वाला कौन सा है। कई बार क्या होता है कि ये जिस टाइप से यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है वैसे दिया होता है और हम जल्दी जल्दी में ये नीचे वाला टिक कर देते हैं, यानी कि हमारा उत्तर गलत हो जाता है, जबकि हम पूरा प्रश्न हल कर रहे हैं और लास्ट में हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो बहुत ही दुख होता है कि यार ऑप्शन देखने में गलती कर दी, जल्दी में हड़बड़ाहट में हमने गलत उत्तर को चुन लिया। तो ध्यान से ऑप्शन चुना करो, ठीक है। अगला देखते हैं, P और Q की गति का अनुपात, यानी कि गति का मतलब होता है चाल का अनुपात। P और Q की चाल का अनुपात 2 अनुपात 3 है। 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो P की गति कितनी होगी। देखो दोस्तों हमारे पास P और Q है, इनकी चाल का अनुपात यानी गति का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3। आगे प्रश्न में दे रखा है कि Q है वो 3 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब हमें पता है कि भाई चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे यानी कि 360 बटे समय यानी कि 3। तो चाल बराबर आ जाएगी अपने पास, क्योंकि आ जाएगी वो आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है क्यों की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और P और Q की चाल का अनुपात 2 अनुपात 3 है। इसका मतलब है कि 3 अनुपात बराबर 120 है, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा अपने पास 120 बटे में 3, यानी कि एक अनुपात का मान आ जाएगा 40। अब हमें पता है P का अनुपात 2 है, तो 2 अनुपात बराबर यानी कि 40 गुणा में 2, तो P का जो चाल की मान आ जाएगा वो आ जाएगा 80। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर P की चाल है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है। ये यहाँ पर ABCD में 4 संख्याएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 0.5 का मतलब आपको पता ही है, 0.5 का हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
1/2 का ही 0.5 मान आता है जब 1 में हम 2 का भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो बी का मान का मतलब है 1/0.5 को हम भाग देंगे 1 में। अब 0.5 का हमें पता है कि 1/2 हम लिख सकते हैं, जब 1 में 1/2 का भाग यानी कि आधा का भाग देंगे, यानी कि 1 रुपए में यदि हम 50 पैसे के टुकड़े करेंगे तो 2 टुकड़े होंगे। तो देखो जब कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो वो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, यानी कि 1/2 है तो यहाँ पर हो जाएगी 2/1, तो इसका मान आ जाएगा बी का 2 आ जाएगा। सी का देखो 0.5 गुणा हम 0.5 करेंगे तो अपने पास 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो संख्या है, यानी कि एक इधर है पॉइंट, एक संख्या छोड़कर पॉइंट, एक संख्या छोड़कर पॉइंट इधर है, यानी कि दो संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर ये इस 0.5 गुणा में 0.5 करेंगे तो अपने पास 0.25 आ जाएगा। 0.5 गुणा में 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी कि इसका मान अपने पास एक ही आएगा। तो सबसे बड़ा जो मान है वो अपने पास बी का आया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला, जेड की वर्तमान आयु, प्रश्न में दिया हुआ है जेड की वर्तमान आयु ए से, ए की जो आयु है उससे आधी है। 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 11:16 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी? दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों में आप क्या करना, क्रम अनुसार चलना। जैसे देखो यहाँ पर हमने दिया हुआ है जेड और ए, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु हम लिख देंगे एक साइड वर्तमान, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु है वो जेड की है वो ए से आधी है, यानी कि जेड की 2x है, ए से आधी है तो ए की 4x, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ए की 2x है तो जेड की x है। ठीक है, मतलब आधी करना है कुल मिला के जेड की आयु को, कुछ भी लिख सकते हैं, या 10 लिखते हैं या 5 लिखते हैं या x या x/2, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हमने लिख दिया यहाँ पे x और 2x लिख दिया। ठीक है, वर्तमान आयु। अब प्रश्न में दिया है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हम लिख देंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो ये जो उम्र है इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, और ए की जो उम्र है 2x उसमें भी 5 जुड़ जाएगा, यानी कि इसकी उम्र ये हो जाएगी और जेड की उम्र ये हो जाएगी। अब प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 11:16 हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या है? देखो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में सीधा दिया है जेड और ए की आयु का अनुपात 11:16 हो जाता है, इसका मतलब है कि जेड की 11 और ए की 16, लेकिन ए की 6, 11:6। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये सीधा मतलब है और ऐसा ही होता है, यानी कि ये जो क्रम होता है वही अनुपात का होता है, लेकिन प्रश्न में ये अनुपात गलत दे रखा है, यानी कि इनका जो क्रम है वो गलत दे रखा है। तो ये जो क्रम है वो इंग्लिश के प्रश्न में, यानी कि इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन में वो, अंग्रेजी वर्जन में वो सही होगा, यानी कि वहां पर 6:11 ही होगा, या फिर ए जेड होगा। यानी कि यदि कोई प्रश्न गलत आता है तो उसके हिंदी वर्जन में यदि गलत है और इंग्लिश वर्जन में यदि वो सही है तो वो प्रश्न सही माना जाएगा, यानी कि बोर्ड के द्वारा वो प्रश्न सही माना जाएगा। और यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जनों में प्रश्न गलत है तो ही प्रश्न गलत माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखो यहाँ पर ये उल्टा है, यानी कि हिंदी वर्जन में ये प्रश्न गलत है, इंग्लिश में ये सही था। तो x+5/2x+5, ये जो अनुपात था 11:6 था, सही, ये गलत वर्जन है, लेकिन सही वर्जन में 6:11 है। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 गुणा में ये करेंगे तो 12x+30, और इधर आ जाएगा 11x+55। जब x को हम एक साइड ले जाएंगे तो इधर 12x माइनस 11x, तो x बच गया, इधर 55 माइनस 30 तो ये बच गया 25। x हमने क्या माना था? z की आयु, तो z की आयु अपने पास आ गई 25 साल, ये आई है वर्तमान आयु x। अगर ये
प्रश्न पूछता 5 साल बाद क्या हो गई थी, तो 25 प्लस 5। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी, तो 25 में हम 3 जोड़ देंगे, तो 3 साल बाद जेड की उम्र हो जाएगी 28 साल। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अपने पास एज आ रही है एक्स, ये वर्तमान उम्र है। अब जितने भी बाद की पूछे वो पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का ये हिंदी वर्जन गलत था। अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, त्रिकोणमिति की जब भी ऐसे प्रश्न आए इस टाइप का, जिसमें कोई थीटा का मान नहीं दे रखा हो और ऑप्शन में 1 2 3 4 या 0 इस टाइप के दे रखे हो, तो आप सीधा क्या करिए, यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री रख दीजिएगा। आपको देखो सारणी जरूर याद होनी चाहिए, जिन्हें सारणी याद नहीं है वो सारणी याद कर लें। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो √2 होता है, √2। अब इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ देखो 2 और tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ cot 45 का मान 1 होता है, यहाँ इसका वर्ग करना है। तो अपने पास जब इसको हल करा अपन ने, देखो तो अपने पास जब हल करा तो √2 का वर्ग 2 आ जाएगा, और 2 गुणा में 1 गुणा में 1 करेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अपने पास मान आ जाएगा 4 माइनस 1। तो जो मान उत्तर आएगा वो आ जाएगा 3। तो अपना उत्तर आ जाएगा 3। यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रख सकते हैं आप। 45 डिग्री इसलिए बोला है कि 45 डिग्री रखने में आसानी होती है हल करने में। चाहे आप 30 डिग्री रख दो, 60 डिग्री रख लो, ये रख सकते हैं आप, लेकिन 45 ही रखा करो। ठीक है, अगर ऑप्शन में संख्या दी हुई हो तो। अगला देखते हैं, अगर ऑप्शन में साइन थीटा कॉस थीटा दिया होता तो हमें यहाँ 45 डिग्री नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि कई बार जैसे साइन 45 और कॉस 45 मान मान ले ऐसे सेम मान दिया होता है ऑप्शन में, इसलिए बोला है। अगर ये संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लीजिए। उसमें हमने 3 टाइप से बताया है कि त्रिकोणमिति के प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए, तो किस टाइप के प्रश्नों में कौन सा तरीका बेटर रहेगा ये हमने उसमें बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि 2.5 किलो का मतलब है 5/2 किलो सब्जी 120 रुपए में आ रही है, तो 1 किलो का 3/4 कितने रुपए में आएगी। देखो 2.5 किलो यानी कि 5/2 किलो का मूल्य है वो है 120 रुपए। तो 1 किलो का मूल्य हो जाएगा 120 बटे में 5/2। अब कोई संख्या बटे के भी बटे में है, इसलिए ये उल्टी हो जाएगी। 120 बटे में 5 गुणा में 2 यानी कि 48। 1 किलो का मूल्य 48 आ गया। हमें ज्ञात करना है 3/4 का, इसलिए गुणा में 3/4 कर देंगे, तो हमारा जब इसको हल करेंगे तो 36 आ जाएगा 3/4 का मूल्य। अगला देखते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, गुणा करवा रहा है। 3x हम 1 से गुणा कर लेंगे, जैसे हमने शुरुआत के 3x से गुणा करा इधर वाले कोष्टक को, तो 3x गुणा 2x करेंगे तो हमारे पास 6x² आ गया। फिर माइनस के 3y गुणा करा तो माइनस का 9xy आ गया। अब हम देखो y से गुणा करेंगे तो प्लस का 2xy आ जाएगा, और इधर y से माइनस के 3y गुणा करेंगे तो -3y² आ गया। ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, जबकि संख्या एक जैसी है यानी कि xy है। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9xy में से 2xy घटा देंगे तो 7xy माइनस 3y²। अब देखते हैं ये हमारा मान आ गया। ये ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, तो ये देखो सी में दे रखा है। ऑप्शन को ध्यान से देखना, प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन को ध्यान से देखना। क्या होता है, हम कल हल करने के बाद भी यदि गलत कर देंगे तो वो हमें बहुत दुख देगी। ठीक है, अगला देखो ये प्रश्न हमने अलग से भी एक वीडियो में बता रखा है। तो जैसे क्या है कि आप वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ तो हम बता ही रहे हैं कि जैसे जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाले कोण आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है। और जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक सीधी रेखा काट रही है, जैसे ये 30 डिग्री का है और ये 150 का है, तो ये भी 150 का होगा। ठीक है, और जब दो से अधिक सीधी रेखाओं को काट रही है, तो ये देखो ये वाला कोण 150 का है, ये ऊपर वाला, तो ये वाला भी 150 का होगा। ठीक है, और उसी टाइप से ये 30 का था तो ये भी 30 का होगा। समझ गए।
और ये 30 का है तो ये भी 30 का है, और ये 150 का है तो ये भी 150 का है। ये कोण बराबर होंगे। अब प्रश्न में पूछा एक्स वाई और जेड समांतर रेखा है तो उन सभी को टी एक छेदक रेखा है तो कौन कौन से सूची के समान है। तो देखो सी वाले ऑप्शन में एक कोण 1, 4 और 9, एक का मतलब ये कोण और इसके बराबर में 4 हो जाएगा और 9 बराबर हो जाएगा। ठीक है, बताऊं कैसे। ये देखो सेम स्थिति पे है, ये 1 और 4 इन्हीं के बराबर, ये कोण 7 भी इन्हीं के बराबर है, लेकिन 1, 4, 9, 7 भी दिया होता इसी उसमें तो वो भी इनके बराबर होता। अगला देखते हैं। 3, 4, 5, 3, 6, 3, 4, 5, 3 का माध्य बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। ये प्रश्न भी हमने अलग से बता रखा है वीडियो में, यहाँ भी हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर संख्या दे रखी है हमारे पास 3, 4, 5, 6, यानी कि हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 3 है। अब ये देखते हैं कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हम 3 को 4 बार लिख देंगे, 4 बार लिख दिया। उसके बाद 3 से बड़ी जो संख्या है वो 4 है। 4 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। 4 से बड़ी संख्या है वो है 5, 5 भी कितनी बार है, 2 बार। तो हमने 5 को भी 2 बार लिख दिया। 6, 5 से बड़ी 6 है, 6 वो 1 बार है। ठीक है, तो हमने 6 को 1 बार लिख दिया। अब पूछा माध्य। माध्य का मतलब औसत होता है। औसत ज्ञात करने का मतलब पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है देख ले, पहले हम यहाँ देख लेते हैं जितनी संख्या हमें ऊपर दी है उतनी हमने नीचे लिख ली या नहीं लिखी। तो यहाँ देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4 और 4, 4, 8 और 1, 9। इसलिए देख रहे हैं कि कोई संख्या कहीं कई बार छूट जाती है तो छूटी तो नहीं है। तो हम देखो औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 4 16, 4 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। राशियों का योग 36 है और राशियों की संख्या 9 है, यानी कि 36 बटे 9। तो औसत अपने पास आ गया 4। ठीक है, अब 4 तो 3 ऑप्शनों में दे रखा है, ए बी और डी में। सी में तो पहला 3 है। अब देखो बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज्यादा बार 3 आई है, तो बहुलक हो जाएगा अपना 3। अब देखो माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करनी, तीसरी चीज और पूछिए इसमें। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है कि जो संख्या हमें दी हुई होती है उन्हें हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो संख्या सबसे बीच में होती है वो माध्यिका कहलाती है। अब देखो यहाँ पर कुल संख्या 9 है, तो हम बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 9, अगर ये संख्या विषम है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 प्लस 1 बटे 2, 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 बटे 2 यानी कि 5। यानी कि जो 5वें नंबर पर जो संख्या है 4 और 1 5, वो संख्या माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका क्या आ जाएगी अपनी, माध्यिका आ जाएगी 4। तो हमारा उत्तर होगा 4, 3, 4, यानी कि ये वाला उत्तर। अगला देखते हैं। एक निश्चित धनराशि समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8,255 रुपये और 9,425 रुपये ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जो ब्याज 1 साल में मिल रहा है उतना ही ब्याज 2 साल बाद मिलेगा, उतना ही 3 साल। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल बाद जो ब्याज है उस वो और मूलधन जुड़ जाते हैं, तो ब्याज पे भी अगले साल ब्याज लग जाता है। जो भी ब्याज पे देते हैं या लेते हैं पैसे, वो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि वैशाख, हिंदी माह वैशाख में जब हिसाब होता है तो वो वैशाख में हिसाब इसलिए करवाते हैं कि 1 साल बाद वो जो मूलधन लिया होता है उसमें ब्याज को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मूलधन प्लस ब्याज उन दोनों पर ब्याज चलता है। तो अब यहाँ पर हमें ये तो बताया नहीं कि धन क्या है। धन कुछ भी हो सकता है, मूलधन मान लेते हैं हम एक्स था वो। अब 3 साल बाद ब्याज सहित है वो हो जाएगा 3 वर्ष बाद 8,255, और 5 साल बाद हो जाएगा 9,425। अब 3 साल और 5 साल के में जो अंतर है यानी कि 2 साल का, ये जो क्या है ब्याज का अंतर है। यानी कि 9,425 में से हम 8,255
घटा देंगे तो हमारे पास ये जो ब्याज आएगा ये 2 साल का ब्याज आ जाएगा। 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 यानी कि, और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1। ये जो 1170 है ये 2 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज ज्ञात करने के लिए 1170 बटे में 2 यानी 1170 में 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास जो ब्याज आएगा वो 1 साल का आ जाएगा। तो अपने पास ब्याज आ जाएगा 2 5 10, 1170 में 2 का भाग दिया, 2 5 10, 2 इंटू 16 और 2 5 10, 585 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है। अब यदि हमें 3 साल का ब्याज पता होता तो हम यहाँ घटा देते और 5 का पता होता तो इसमें से घटा देता, हमारे पास मूलधन आ जाता। 3 साल का ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए 585 गुणा हम 3 कर देंगे। तो 585 गुणा में 3 कर दिया हमने। 3 पंजो 15, 3 8 24 और 1 25, 3 पंजो 15 और 2 17, यानी कि 3 साल का जो ब्याज है वो 1755 है। यानी कि 3 साल के मिश्रण यानी कि 8255 में से हम 1755 घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ जाएगा अपने पास 12 में से 7 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि मूलधन है वो 6500 रुपये था। ठीक है, अगर मूलधन पूछता तो हम यहाँ 6500 बता देते, लेकिन प्रश्न में क्या है, मूलधन नहीं पूछा, प्रश्न में पूछा है वो है दर। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए यहाँ थोड़ा सा अलग बता देते हैं, दूर ऊपर यहाँ बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100, और दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ब्याज गुणा में 100। अब यहाँ पर ब्याज कितने साल का लोगे आप, 1 साल का लोगे तो समय भी 1 साल लिखना पड़ेगा, तो हमने 1 साल का ले लिया। मान लो समय हमने लिख दिया यहाँ पर, ब्याज दर ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा में 100 यानी कि 585 गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है 6500 गुणा में समय क्या है 1 साल। 0 से 0 कट गई, और ये देखो 585 बटे 65, जब इसमें हमने भाग दिया तो देखो कितनी बार गया, हम देखते हैं 8 बार नहीं जा रहा, 9 बार देखेंगे, 9 पंजे 45, 9 6 54 और 4 58, यानी कि 9 बार भाग गया। तो जो दर आई है वो आ जाएगी 9%। हमारा उत्तर हो जाएगा 9%। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से 6 माह में ब्याज देती है, यदि वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये 6 माही दर दे रखी हो और वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर पूछी हो, तो आप सीधा से याद रख लेना, जो ब्याज दर दे रखी है, जैसे यहाँ पर 4% दे रखी है, तो 4% में प्लस ये जो संख्या है उसे 2 बार गुणा हम करेंगे, 4 गुणा में 4, नहीं इसका आधा कर देंगे, आधा, क्योंकि 6 माही है ना, बटे में 100 कर देंगे। तो 4 प्लस 2 2 4, 4 बटे 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.04। तो अब देखो इसका मान आ जाएगा 4.04। ऐसा इसलिए होता है, आप सीधे कर देना आप, ठीक है। यहाँ पर जो अगर ऐसे वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर पूछी है तो आप सीधे लिख देना, यहाँ पर जो दर दे रखी है उसे लिख देना, फिर प्लस में उसी दर के 2 भाग, यानी कि अगर ये 10 है तो 5 गुणा में 5 बटे में 100 कर देना। जैसे मान लेते हैं ये ब्याज दर मान लो 4% दे रखी है हमें, ऐसा क्यों होता है, चलो थोड़ा लेंथी बता देते हैं इसे हम। ऐसा इसलिए होता है कि मान लेते हैं कोई मूलधन मान लेते हैं, उत्तर तो अपना पता लग गया, ऐसे सीधा करना है, इसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता देते हैं हम। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये है, अब ये कह रहा है कि ब्याज 6 माह से, 6 माही, यहाँ पर कंडीशन 6 माही है। 6 माही का मतलब ये है कि जैसे मैंने किसी से मूलधन लिया यानी कर्ज लिया है या दिया है, तो 6 माही ब्याज कंडीशन का मतलब है कि 6 माह बाद मैं हिसाब करूंगा। हिसाब करने का मतलब है कि 6 माह बाद देखा जाएगा कि उस जो ब्याज मूलधन लिया था उस पर टोटल ब्याज कितना हो गया, और जब ब्याज देखा जाएगा फिर वो ही ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, और अगले 6 माह का क्या करेगा, मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे ही ब्याज लगेगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, मूलधन 100% है, ठीक है, दर हमें दे रखी है प्रश्न में 4% है। अब 6 माह में हिसाब करना है, तो 6 माह का ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा में
समय, यानी कि समय 1/2 वर्ष गुणा में दर क्या है 4% बटे में 100। अब देखो ब्याज आ गया अपने पास शुरुआत के 6 महीने का 2 रुपये, ठीक है, 4 से 2 कट जाए। अब अगले 6 महीने में क्या हो जाएगा, ये 2 रुपये है ये मूलधन में जुड़ जाएगा। अब अगले 6 महीने में 102 का ब्याज लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे अब यहाँ पर मूलधन गुणा में समय क्या है 1/2, दर क्या है 4/100। 100 से 100 कट गया, वो सॉरी ये 4 से 2 बार कट गया और ये हो गया 204। 102 गुणा हम 2 करेंगे तो 204 हो गया, 204/100 हो गया, क्योंकि ये 100 कटा नहीं है यहाँ 102 से, ठीक है। तो ये हो गया 204/100, इसका मतलब हो गया 2.04। देखो पहले 6 महीने का जो ब्याज मिला था वो 2 रुपये मिले था, अगले 6 महीने का जो ब्याज मिला है वो 2.04, यानी कि कुल जो ब्याज मिला है वो 4.04 है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ सीधा 4.04 लिखना बताया था। वास्तविकता उसकी ये है कि ये इसलिए होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो यार, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न में दे रखा है कि x/5 प्लस y/7 बराबर 1 है, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या है पूछा है प्रश्न में। ये x का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, x बराबर 2 है, तो हम क्या करेंगे प्रश्न लिख देंगे यहाँ x/2 यानी कि 2/5 प्लस y/7 बराबर 1, ठीक है। अब हम देखो y/7 है तो इसे यहीं रहने देंगे और 2/5 को इधर ले जाएंगे, तो y/7 बराबर 1। अब ये 2/5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो 3/5, तो y/7 बराबर 3/5। अब देखो y का मान यदि हम ज्ञात करना है तो 7 गुणा में 3 यानी कि 21/5, ठीक है दोस्तों। तो हमारा उत्तर आ गया 21/5। एक्स का मान प्रश्न में दे ही रखा था। अगला देखते हैं, एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्तों, जिन्होंने त्रिकोणमिति प्रश्न पढ़ रखी है प्रश्नावली, उन्हें तो ये विकर्ण 13 दिखता ही समझ जाना चाहिए कि क्या है 13। देखो ये कोई आयत है और उसकी विकर्ण 13 है। थोड़ा देखो दोस्तों ये लॉजिकली प्रश्न है, यदि त्रिकोणमिति जिसने पढ़ रखी है तो उसे तो सीधा पता है कि विकर्ण 13 कब आती है, जब ये दो भुजाएं 5 और 12 होती हैं तभी विकर्ण 13 आती है। तो हमें पता है अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये 12 है तो ये भी 12 है, इन सभी का योग क्या 34 हो रहा है, 12 24, 24 और 10 34 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये 12 है। अब आयत का क्षेत्रफल का हमें पता है, सूत्र लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि 5 गुणा में 12, तो 5 गुणा में 12 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये एक चार्ट दे रखा है। देखो दोस्तों ये जो वृत्त पाई चार्ट दे रखा है इसे दो टाइप से पूछा जा सकता है, एक तो प्रतिशत और एक डिग्री। यदि इसे प्रतिशत में पूछा गया है तो इस पूरे पाई चार्ट का मान 100% होता है, और यदि इसे डिग्री में पूछा गया हो तो इस पूरे का मान 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इसके अनुसार प्रश्न पूछा है, प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोण क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे भौतिक विषय से संबंधित। भौतिक का मतलब होता है फिजिक्स, ये फिजिक्स से संबंधित ये दे रखा है कि 25%। अब हमें 25% का मतलब पता है कि 25% को हम लिखते हैं, यानी कि ये पूरा 100% है और उसमें से जो फिजिक्स का भाग है वो है 25, यानी कि 25%।
25/100 को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी कि फिजिक्स का जो भाग है वो 1/4 है पूरे का। ठीक है, अब पूरे का मान हमें पता होता है 360 डिग्री होता है और फिजिक्स का मान पूरे का 1/4 है, तो 1/4 गुणा में 360, तो हम जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आ गया 90 डिग्री। तो फिजिक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। हमारा उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आंकड़ों, यहाँ पर ये आंकड़े दे रखे हैं 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9। इन आंकड़ों की रेंज याद कीजिए। देखो दोस्तों, रेंज का मतलब होता है कि जो संख्या हमें दी हुई होती है उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी होती है। सबसे छोटी संख्या जब हमने देखी तो 4 है, और सबसे बड़ी संख्या जब हमने इनमें दी गई संख्याओं में देखा तो 9 है, और 4 और 9 का जो अंतर है वो 5 का है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो गया वो हो गया 5। रेंज ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर देखते हैं, जो अंतर होता है वही रेंज होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हमने अलग से भी बता रखा है वीडियो में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि डी और जी इन दोनों के बीच की लंबाई है वो है 6। ठीक है, और G और H यानी कि इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो है 4। अब इधर दे रखा है FI, इधर है ये जो लंबाई है वो है 8। तो EF की पूछी है, यानी कि इसके बीच की लंबाई पूछी है। तो देखो दोस्तों, ये समरूपता का यहाँ पर नियम लग जाता है कि जब इसकी लंबाई 4 है और इसकी 8 है, यानी कि तो इधर वाले की दुगनी हो रही है, 4 का दुगुना 8 हो रही है, तो यहाँ पर ये भी समरूपता का नियम लग जाएगा। 6 की दुगुनी EF की लंबाई 12 हो जाएगी, और डिटेल में हमने अलग से वीडियो में से बताया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और लगातार पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अगर यदि आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना मेहनत करे कुछ नहीं है भाई, केवल सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।